दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। घंटी की आवाज सुनकर रीना ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने पति राजीव से कहा, राजीव जाकर देखो, काम वाली मीना आई होगी। तुम्हारी माँ से इतना भी नहीं होता कि दरवाजा ही खोल दें। वो पूजा कर रही होंगी, एक रविवार ही मिलता है आराम से सोने के लिए। कितनी बार उनसे कहा है कि जब मीना आ जाया करे तो पूजा पर बैठो, लेकिन नहीं, वो तो अपने समय पर ही पूजा करेंगी। अब जाओ भी, जाकर दरवाजा खोलो। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? राजीव ने गुस्से में रीना को देखा। वो कुछ जवाब देना चाहता था, लेकिन सुबह सुबह वो लड़ने के मूड में नहीं था, इसलिए उठकर दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजे पर मीना खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, साहब, माँ जी घर पर नहीं है क्या? आज इतनी देर से घंटी बजा रही हूँ। माँ तो 1 घंटे के बाद ही दरवाजा खोल देती हैं। आज क्या हुआ? उनकी तबीयत तो ठीक है। तुम्हें माँ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जाकर अपना काम करो, राजीव ने झल्ला कर कहा। मीना ने मुंह बनाकर राजीव को देखा और रसोई की तरफ बढ़ गई। राजीव फिर जाकर बिस्तर पर लेट गया। रीना अभी भी सो रही थी। बच्चे भी रविवार होने के कारण निश्चिंत होकर गहरी नींद में थे। लगभग 1 घंटे बाद मीना ने जोर से चिल्लाकर कहा, मेम साहब, मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लीजिए। मीना की बात सुनकर राजीव और रीना दोनों ही हड़बड़ाकर उठ गए। दोनों ही गुस्से में झल्लाकर एक साथ बोले, क्या माँ घर में नहीं है? कहाँ चली गई? दोनों कमरे से बाहर आए। मीना की बात सुनकर बच्चे भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। सबने पूरा घर देख लिया, माँ कहीं नहीं थी। मुझे लगता है कि आपकी माँ मंदिर चली गई है। घर का काम न करना पड़े, इसका सबसे अच्छा बहाना यही है कि मंदिर चले जाओ, रीना ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन रीना माँ आज तक कभी सुबह मंदिर नहीं गई हैं। अगर उन्हें जाना होता है तो वो शाम को जाती हैं। आज सुबह सुबह मंदिर कैसे चली गई? राजीव ने परेशानी भरे लहजे में कहा, मैं सब जानती हूँ, आज वो सुबह सुबह मंदिर क्यों गई हैं। उन्हें पता है आज मेरी किटी है। मैंने उनसे कहा था कि आज मैं जल्दी ही घर से निकल जाऊंगी, पहले पार्लर जाऊंगी, वहीं से किटी के लिए चली जाऊंगी। मुझे लौटने में देर हो जाएगी। उन्हें लगा होगा उन्हें घर का काम अकेले ही करना पड़ेगा, इसलिए मंदिर चली गई। आने दो उस बुढ़िया को, दिमाग ठिकाने न लगाया तो मेरा नाम रीना नहीं। रीना ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, जब माँ आएगी तब उनका दिमाग ठिकाने लगाना। अभी तुम पहले चाय बनाकर लाओ। हर दिन उठते ही माँ सबसे पहले चाय का प्याला देती थी। राजीव ने गंभीर लहजे में कहा, मैं चाय नहीं बनाऊंगी, तुम खुद बना लो। रीना ने पलटकर जवाब दिया, मम्मी हमें भूख लगी है, नाश्ता बना दो। आज कुछ अच्छा सा बनाना, दादी बहुत अच्छा पनीर का पराठा बनाती हैं। आप नाश्ते में पनीर का पराठा बना दो। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, मैं नहाने जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठो, अभी दादी आती होंगी, आकर वही नाश्ता बनाएंगी। मुझसे नाश्ता वास्ता नहीं बनाया जाएगा। अगर इतनी ही भूख लगी है तो अपने पापा से कहकर बाहर से मंगवा लो, मेरे लिए भी मंगवा देना। इतना कहकर रीना नहाने चली गई। राजीव और बच्चों ने थोड़ी देर दादी का इंतजार किया। जब उनको भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद नाश्ता बाहर से आ गया। तब तक रीना भी नहाकर आ गई थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी राजीव के बेटे ने कहा, पापा दादी अभी तक नहीं आई, इतनी देर तो उन्हें कभी नहीं लगती। दादी कहाँ रह गई? कहीं रास्ते में उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? अगर तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ होगा तो मैं उनकी सेवा नहीं करूंगी। उन्हें क्या जरूरत थी मंदिर जाने की? रीना ने गुस्से में कहा। रीना तुम चुप रहोगी? राहुल ने एक संभावना व्यक्त की है, राजीव ने झल्ला कर कहा। 1 घंटा और बीत गया। अभी तक राजीव की माँ भवानी जी मंदिर से नहीं आई थी। सब परेशान हो गए। तभी राजीव की बेटी रिया घबराई हुई आई। उसने अपने पापा से कहा, पापा ये देखो, दादी के कमरे से एक लेटर मिला है। दादी घर छोड़कर चली गई हैं, उनका सामान भी कमरे में नहीं है। क्या? राजीव ने घबरा कर कहा और रिया के हाथ से लेटर लेकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, राजीव बेटा, गांव से मैं यहाँ तुम्हारे पास इस घर को और तुम लोगों को अपना समझकर आई थी, पर तुम लोगों ने मुझे घर की नौकरानी बना दिया। मुझे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों की गुलाम हूँ। तुम्हारी पत्नी ने मुझे अपने बच्चों की आया और खाना बनाने वाली समझ लिया। पूरा दिन मैं घर में रहकर घर की देखभाल करती रही। उसके बाद भी तुम दोनों पति पत्नी बात बात पर मुझे गंवार कहकर अपमानित करते रहे। फिर भी मैं चुप रही कि शायद मुझ में ही कमी है। पर कल जब तुम्हारी पत्नी ने अपनी माँ, बहन और सहेली के सामने मुझे अनपढ़ गंवार बुढ़िया कहा
तो मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारने लगी और मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जितना काम मैं तुम्हारे घर में करती हूँ उतना किसी और घर में करूंगी तो मुझे पैसा और सम्मान दोनों मिलेगा। मैं तुम्हारे महल को छोड़कर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तुमने धोखे से गांव की जमीन बेचकर पैसा अपनी पत्नी के नाम जमा करा दिया। ईश्वर इसका न्याय करेगा। कल को तुम्हारे बेटे की भी शादी होगी। जब तुम्हारी बहू तुम दोनों के साथ वैसा ही करेगी जैसा तुमने हमारे साथ किया है, तब तुम्हें पता चलेगा। अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि अपना ध्यान न रख सकूं। तुम लोग सदा खुश रहो, यही कहूंगी। लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, जब पड़ती है तो बहुत जोर की पड़ती है। माँ बाप को दुख देने वाली संतानों को भगवान सजा जरूर देता है, ये बात तुम याद रखना। तुम्हारी माँ का खत पढ़कर राजीव स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। ये उसने क्या कर दिया? वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी माँ का अपमान करता रहा। अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो गया कि अपनी माँ के आंसुओं को नहीं देख सका। रीना भी अपनी सास का लेटर सुनकर घबरा गई। अब क्या होगा? घर का सारा काम उसे ही करना होगा। उसकी किटी पार्टी, शॉपिंग का क्या होगा? अगर वो दिन भर घर के कामों में लगी रहेगी तो अपने लिए कब समय निकालेगी? उसने अपने मनोभावों को दबाते हुए गुस्से में मुंह बनाकर कहा, देखा तुमने अपनी माँ की करतूत। समाज में हमारी इज्जत उछालने के लिए उन्होंने क्या किया? इस बुढ़िया को इतनी भी अकल नहीं है कि घर की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। अच्छा, मेरी माँ को घर की इज्जत की परवाह नहीं है तो तुम्हारी बुढ़िया माँ को अपने घर की इज्जत की परवाह है? दामाद के पैसे पर अपने शौक पूरा करती हैं और दामाद की माँ का अपमान करती हैं। आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ के लिए अपशब्द का प्रयोग किया तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। और हाँ, आज के बाद मैं एक पैसा तुम्हारी अय्याशी के लिए नहीं दूंगा। अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को अय्याशियाँ करनी है तो खुद पैसा कमाओ। आज के बाद अगर इस घर में तुम्हारी माँ बहन आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजीव ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। राजीव का गुस्सा देखकर रीना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो समझ गई उसके गुनाहों का घड़ा अब भर गया है। अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे अपनी सास को ढूंढकर उनसे माफी मांगनी होगी, वरना उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। तभी रीना का फोन बज उठा। फोन उसकी माँ का था। राजीव ने रीना से फोन लिया और ऑन करके स्पीकर पर डाल दिया। उधर से रीना की माँ की आवाज आई, रीना तुम जल्दी पार्लर आ जाओ, मैं और तुम्हारी बहन वहाँ पहुँच रहे हैं। आज मैं भी अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाऊंगी, पेमेंट तुम कर देना। अपनी सास की बात सुनकर राजीव ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, सासू माँ, मैं पैसा अपने परिवार के लिए कमाता हूँ, आपके अय्याशियों के लिए नहीं। आज के बाद यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बेटी ने आप लोगों से कोई संबंध रखा तो मैं उसे हमेशा के लिए वहीं भेज दूंगा। ये कोई धमकी नहीं है, मैं ऐसा ही करूंगा। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरी माँ मिल जाए, वरना मैं आपका और आपकी बेटी का क्या हाल करूंगा आप सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर राजीव ने फोन काट दिया। राजीव की बात सुनकर रीना और उसकी माँ दोनों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। राजीव की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को कहाँ ढूंढे। तभी उसका फोन बजा। फोन उसके दोस्त की पत्नी का था। हेलो, उधर से आवाज आई, भाई साहब क्या आप अपनी माँ से नौकरी करवा रहे हैं? नहीं, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? राजीव ने जल्दी से पूछा। भाई साहब, आज ऑफिस में मीटिंग है, इसलिए मैं शर्मा आंटी के क्रैच में बच्चों को छोड़ने गई तो वहाँ मैंने चाची जी को देखा। जब मैंने शर्मा आंटी से पूछा चाची जी यहाँ क्या कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि अब ये यहीं काम करेंगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। आप इतना अच्छा कमाते हैं तो आपकी माँ को नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या रीना चाची जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती? कैसा जमाना आ गया है, जिसके माता पिता हैं वो लोग उनको अपने साथ रखना नहीं चाहते और जिनके पास नहीं है वो माता पिता के साथ के लिए तरसते हैं। मैं तो सोचती हूँ अगर मेरी सास होती तो मुझे बच्चों को क्रैच में नहीं छोड़ना पड़ता। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। मुझे चाची जी को वहाँ देखकर बुरा लगा, इसलिए मैंने कह दिया, वरना आपका घरेलू मामला है, आप जाने। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। अपने दोस्त की पत्नी की बात सुनकर राजीव के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसे अपनी माँ का पता चल चुका था। राजीव ने बच्चों से कहा, बच्चों मेरे साथ चलो, दादी का पता चल गया है। पापा, दादी कहाँ हैं? दोनों बच्चों ने खुश होकर एक साथ पूछा। शर्मा आंटी के क्रैच में, राजीव ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। राजीव बच्चों को लेकर जाने लगा। तभी रीना ने कहा, राजीव मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
मुझे भी माँ जी से माफी मांगनी है। राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बच्चों के साथ घर से बाहर निकल गया। रीना भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कॉलोनी की शुरुआत में ही शर्मा आंटी का घर था। थोड़ी देर में राजीव वहां पहुंच गया। राजीव को अपने सामने देखकर भी भवानी जी ने अनदेखा कर दिया। राजीव ने आगे बढ़कर विनती करते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दीजिए और घर वापस चलिए। नहीं राजीव, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जहां दिन रात मुझे अपमानित किया जाता है, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाती है। उस घर में मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम और तुम्हारी पत्नी मेरा अपमान करते रहोगे। तुम्हारी पत्नी मुझे अपशब्द कहेगी, तुम्हारी सास मुझे गंवार कहेगी, उसके बाद तुम आकर मुझसे माफी मांग लोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? मेरा भी स्वाभिमान है। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ी लिखी पत्नी की तरह किसी का अपमान नहीं करती। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। यही शर्मा भाभी जी के साथ क्रैच में काम करूंगी और स्वाभिमान से सर उठाकर रहूंगी। अब मुझे तुम्हारे उस महल में रहकर अपमानित होने का शौक नहीं है। भवानी जी ने कठोर शब्दों में कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं आपका अपमान नहीं करूंगी, घर चलिए। रीना ने विनती करते हुए कहा, नहीं बहू, अब ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे घर में नौकरानी का काम नहीं करूंगी। घर के काम के लिए कोई दूसरी नौकरानी रख लो। मैंने बेगार करना छोड़ दिया है। भवानी जी ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। अपनी सास के कठोर शब्दों को सुनकर रीना कांप गई। वो बहुत डरी हुई थी। वो जानती थी अगर उसकी सास घर नहीं आई तो उसका पति उसको माफ नहीं करेगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए अपनी सास के पैर पकड़ लिए, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, बहू इस समय मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। आगे भविष्य में क्या होगा पता नहीं। तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। अपने अपमान का घाव मैं इतनी जल्दी नहीं भुला सकती। इतना कहकर भवानी जी वहां से हट गई। राजीव और रीना का सर शर्म से झुक गया था। बाहर निकलकर राजीव ने रीना से सिर्फ इतना कहा, जब तक मेरी माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब माँ की माफी पाने के लिए तुम क्या करती हो ये तुम जानो। राजीव मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं हार नहीं मानूंगी। तुम देखना बहुत जल्दी माँ हमारे साथ हमारे घर में होगी। रीना की आवाज में उम्मीद थी। शर्मा आंटी के घर से निकलकर राजीव ने गुस्से में अपनी पत्नी की रीना को देखा और तेज आवाज में बोला, रीना तुम मेरी बात कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो। जब तक माँ तुम्हें माफ नहीं कर देती तब तक मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पापा दादी का अपमान तो आप भी करते थे। जब मम्मी दादी को बुढ़िया गंवार कहती थी तो आप भी मम्मी का साथ देते थे। मेरी टीचर कहती हैं कि गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। आपको भी दादी से माफी मांगनी चाहिए, राजीव के बेटे ने धीरे से कहा। अपने बेटे की बात सुनकर राजीव का सर शर्म से झुक गया। फिर उसने उदास स्वर में जवाब दिया, तुम ठीक कह रहे हो बेटे, गलती तो मेरी है। जब बेटा होकर मैं उनका अपमान करता रहा तो तुम्हारी मम्मी ने भी वैसा ही किया। अगर मैंने तुम्हारी मम्मी को बढ़ावा न दिया होता तो आज मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। इतना कहकर राजीव तेज कदमों से चलता हुआ अपने घर की ओर बढ़ गया। उसने घर का दरवाजा खोला और सीधे अपने कमरे में गया और अलमारी से अपना और रीना का सामान निकालने लगा। तब तक रीना और बच्चे भी वहां आ गए। रीना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो राजीव से कुछ पूछे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। रीना ने अपने बेटे को इशारा किया कि वो राजीव से पूछे कि वो अलमारी से सामान क्यों निकाल रहा है। पापा आप कहीं जा रहे हैं क्या? राजीव की बेटी ने पूछा। नहीं बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, राजीव ने सामान निकालते हुए जवाब दिया। फिर आप अलमारी से अपना सामान क्यों निकाल रहे हैं? राजीव के बेटे ने पूछा। बेटा आज से ये कमरा दादी का है, यहाँ दादी रहेंगी और हम दादी के कमरे में रहेंगे। इस कमरे में अटैच बाथरूम है, जबकि जिसमें दादी रहती थी उस कमरे में बाथरूम नहीं है। तुम्हारी दादी को रात में कमरे से बाहर निकलकर बाथरूम जाना पड़ता था। मैंने कभी भी उनकी परेशानियों को नहीं समझा, उसे नजरअंदाज किया। दादी की आंखों में मोतियाबिंद भी हो गया है। उन्होंने मुझसे ऑपरेशन करवाने के लिए कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी मम्मी की बातों में आकर उनका ऑपरेशन नहीं करवाया, जबकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी नानी और मौसी पर मेरी कमाई के पैसे लुटाती रही और मेरी माँ का ऑपरेशन करवाना उनको फिजूल खर्ची लगता था। गलती तुम्हारी माँ की नहीं, मेरी है। मैं ही अपनी माँ की जरूरतों को नजरअंदाज कर रहा था और अपने ससुराल वालों पर खुले हाथों से खर्च करता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज के बाद तुम्हारी मम्मी और नानी की अय्याशियों के लिए मैं पैसा नहीं दूंगा। अब घर में फिजूल खर्ची नहीं होगी, राजीव ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। पापा दादी तो यहाँ नहीं है, फिर वो इस कमरे में कैसे रहेंगी? बेटे ने पूछा। जब दादी आएंगी तब वो इसी कमरे में रहेंगी, इसलिए मैं पहले से ही उनका कमरा उनके रहने लायक बना रहा हूँ।
राजीव ने बेटे को समझाते हुए कहा, राजीव बेटा, अगर तुमने पहले ही अपनी माँ का इतना ध्यान रखा होता तो उन्हें इस बुढ़ापे में घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं होती। तभी पड़ोस में रहने वाली गुप्ता आंटी ने आते हुए कहा, आंटी जी, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैंने अपनी माँ की इज्जत नहीं की, उन्हें हमेशा नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा, माँ को मनाकर घर ले आऊंगा। राजीव ने दुखी मन से कहा, बेटा, क्या भवानी बहन वापस आएंगी? रीना ने उनको बहुत परेशान किया है। एक बार तो भवानी जी से खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया था तो तुम्हारी पत्नी ने भवानी बहन को धक्का दे दिया था। वो जमीन पर गिरने वाली थी, तभी मेरी बहू ने उन्हें संभाल लिया था। वो किसी काम से तुम्हारी पत्नी से मिलने आई थी। उस समय तुम्हारी सास और साली भी यहीं थी। उन्होंने भी तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं कहा, उल्टे भवानी बहन को अपमानित करने लगी। जब मेरी बहू ने रीना को समझाने की कोशिश की कि वो अपनी सास का अपमान ना करे, तो रीना ने मेरी बहू को अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। उसके बाद से हम लोग तुम्हारे घर नहीं आते थे। आज भवानी बहन के बारे में सुना तो तुमसे मिलने चली आई। गुप्ता आंटी ने रीना की बेहूदगी का एक और खुलासा किया। गुप्ता आंटी की बात सुनकर राजीव स्तब्ध रह गया, जबकि रीना ने चिल्लाकर गुप्ता आंटी से कहा, आप मेरे पति को भड़काने की कोशिश मत कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये मेरे घर का मामला है, आप यहाँ से जाइए। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। गुप्ता आंटी यहाँ से नहीं जाएंगी, तुम मेरे घर से निकल जाओ। झूठ आंटी नहीं, तुम बोल रही हो। अगर मैंने अपने पड़ोसियों की बात ही सुन ली होती तो तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की असलियत बहुत पहले मेरे सामने आ गई होती, तो आज मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जाती। राजीव ने रीना को घूरते हुए गुस्से में कहा। रीना अच्छी तरह समझ गई थी कि उसकी असलियत राजीव के सामने आ गई है। अब चुप रहने में ही उसकी भलाई है, वरना अगर राजीव ने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगी? उसकी भाभी मायके में उससे रहने नहीं देगी। वो कोई नौकरी भी नहीं करती तो कहाँ जाएगी? रीना ने जल्दी से रोने का नाटक करते हुए कहा, राजीव, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं माँ जी से माफी मांगकर उन्हें घर ले आऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। राजीव ने रीना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने गुप्ता आंटी से कहा, आंटी, आपसे मुझे कुछ बात करनी है, क्या आप बाहर चलेंगी? हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, गुप्ता आंटी ने कहा। राजीव गुप्ता आंटी के साथ उनके घर चला गया। इधर रीना का दिल बहुत घबरा रहा था कि राजीव गुप्ता आंटी से क्या बात करने वाला है। वो इतना तो समझ गई थी कि बात उससे ही संबंधित होगी। थोड़ी देर बाद राजीव वापस आया। उसने रीना से चाय बनाने के लिए कहा। रीना चाय बनाकर ले आई। तभी वहाँ मीना आ गई। मीना को देखकर रीना ने उससे कहा, मीना, तुमने अच्छा किया जो आज जल्दी आ गई। अब तुम बर्तन साफ करके खाना बनाने में मेरी मदद कर दो। भाभी जी, मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ, आपको ये बताने आई हूँ कि अब मैं आपके घर में काम नहीं करूँगी। मैं तो बहुत पहले ही आपका काम छोड़ देती, पर माँ जी की वजह से यहाँ काम कर रही थी। अब जब यहाँ माँ जी ही नहीं है तो मैं आपके घर का काम नहीं करूँगी। आप मेरा हिसाब कर दीजिए, मीना ने मुंह बनाकर कहा। मीना की बात सुनकर रीना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने घबराकर जल्दी से कहा, मीना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो समय पर तुम्हें तनख्वाह दे देती हूँ, छुट्टी के पैसे भी नहीं काटती। आप मुझे हराम का पैसा नहीं देती, काम करती हूँ तब पैसे देती हैं। अब मैं आपके घर का काम नहीं करूँगी, मीना ने तुनक कर कहा। तुम्हारे कितने पैसे हुए मीना? राजीव ने गंभीर लहजे में पूछा। मीना को ऐसा कहने के लिए राजीव ने ही कहा था। उसने गुप्ता आंटी के साथ जाकर मीना से कहा था कि वो उसके घर का काम छोड़ दे। अगर वो काम छोड़ देगी तो वो उसे काम न करने के पैसे हर महीने देगा। राजीव अपनी पत्नी को उसकी गलती का एहसास करवाना चाहता था। मीना को भी मुफ्त में पैसे मिलने वाले थे, वो तैयार हो गई। वैसे भी मीना भवानी जी की वजह से उस घर में टिकी थी। रीना का व्यवहार उसे पसंद नहीं था। आज खुद राजीव उससे काम न करने के लिए कह रहा था तो मीना उसकी चाल में शामिल होकर उसकी बात मान गई। साहब, 20 दिन इस महीने में मैंने काम किया है, मीना ने बताया। लो, मैं तुम्हें पूरे महीने की तनख्वाह दे रहा हूँ। तुमने मेरी माँ की बहुत सेवा की है। राजीव ने कहा, साहब, माँ जी बहुत अच्छी हैं। वो मुझे घर की नौकरानी नहीं अपनी बेटी समझती थी, इसलिए मैं भी उनका काम कर देती थी। पर साहब, आपने और भाभी जी ने माँ जी के साथ अच्छा नहीं किया। ईश्वर इसकी सजा आप लोगों को देगा। इतना कहकर मीना ने पैसे लिए और वहां से चली गई। राजीव, अब घर का काम कैसे होगा? मीना भी चली गई। रीना ने परेशान होकर कहा,
घर का काम अब तुम करोगी, मैं तो घर का काम करूंगा नहीं। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? हर औरत अपने घर का काम करती है। तुम्हारे मायके में नौकर तो लगे नहीं थे, तुम्हें तो काम करने की आदत होगी। अब तक तुम यहाँ मेरी माँ की बदौलत और मेरे पैसे से ऐश कर रही थी। अब ना यहाँ माँ है और ना मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम नौकरानी रख सको। आज से घर का हर काम तुम करोगी, बच्चे भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया है। अब जाकर खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। आज के बाद बाहर से खाना नहीं आएगा, राजीव ने कठोर शब्दों में कहा और टीवी खोलकर देखने लगा। रीना समझ गई अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। वो मन ही मन पछता रही थी। अगर उसने अपनी सास के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो उसे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते 6 महीने का समय बीत गया। अब रीना दिन रात घर के कामों में लगी रहती। अब वो अपनी सहेलियों से भी नहीं मिल पाती थी। किटी पार्टी, शॉपिंग सभी बंद हो गया था। रीना इस बीच कई बार अपनी सास के पास भी गई, उनसे माफी मांगी और घर चलने के लिए विनती की, पर भवानी जी ने रीना के साथ घर चलने से इनकार कर दिया। राजीव हर दिन अपनी माँ के पास जाकर उनसे माफी मांगता, पर भवानी जी राजीव को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन राजीव शाम को अपनी माँ के पास गया। उस समय वो मिसेज शर्मा के साथ बैठी चाय पी रही थी। राजीव को देखते ही वो उठकर अंदर जाने लगी। राजीव ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया और उनके पैर पकड़कर रोते हुए कहने लगा, माँ आपको क्या हो गया है? आप इतनी कठोर तो नहीं थी। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, पर आप तो माँ हैं। माँ तो दया, ममता और करुणा की मूर्ति होती है। फिर आप इतनी कठोर कैसे हो गई? मैं आपसे विनती करता हूँ, आप घर चलिए। अब उस घर में आपका अपमान नहीं होगा, ये मेरा वादा है। बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। भवानी जी ने राजीव को उठाया और अपने पास बैठाते हुए बहुत प्यार से कहा, राजीव मैंने बहुत समय पहले ही तुम्हें माफ कर दिया है, पर मैं अब तुम्हारे साथ घर नहीं चल सकती। मुझे यहाँ बच्चों के बीच अच्छा लगता है। शर्मा भाभी जी और बच्चों के साथ मेरा समय अच्छा बीत जाता है। मुझे बच्चों के बीच रहकर खुशी मिलती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अपनी माँ की बात सुनकर राजीव खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी वहां रीना आ गई। उसने अपनी सास की बातें सुन ली थी। उसने अपनी सास के पैरों में बैठते हुए कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए। मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। मुझे इनका स्वार्थ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो मेरी माँ थी। कभी कभी अपनी माँ भी स्वार्थी होकर अपनी बेटी का घर उजाड़ने का काम करती है, जैसा मेरी माँ ने किया। मुझसे गलती हुई। अब मुझे समझ आ गया है, औरत जब अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करती है तो वो लोगों के बहकावे में आकर अपने ही घर को नर्क बना देती है, जैसा मैंने किया। मैंने अपनी माँ और सहेलियों के बहकावे में आकर अपने स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया। अब मेरी आंखों से स्वार्थ का पर्दा हट गया है। आप अपने घर चलिए, मैं आपको लेने आई हूँ। तभी भवानी के पोता पोती भी वहां आ गए और अपनी दादी से लिपट कर बोले, हाँ दादी, आप अपने घर चलिए। हमने आपका कमरा अच्छे से सजा कर रखा है। हमें आपसे कहानी भी सुननी है। आप घर चलिए, मम्मी पापा को माफ कर दीजिए। हम दोनों उनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। हाँ माँ जी, घर चलिए, जिससे मैं भी आपके घर काम करने आ जाऊं। बिना काम किए बैठकर कब तक तनख्वाह लूंगी? उसी समय मीना ने आते हुए कहा। रीना के साथ सभी ने चौंक कर मीना को देखा। रीना सब समझ गई। इस बात पर उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो धीरे से मुस्कुरा दी। हाँ भवानी बहन, अब आप बच्चों को माफ कर दो और अपने घर जाओ। गलतियां इंसान से ही होती हैं और जो अपनी गलती समझकर सुधर जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। मिसेज शर्मा ने भावुक होकर कहा। अपने बच्चों और मिसेज शर्मा की बातें सुनकर भवानी जी भी भावुक हो गईं और उन्होंने अपने पोते पोती को गले से लगा लिया।